इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। टर्मिनोलॉजी यानी शब्दावली जानते ही हो, मतलब समझ रहे हो कि क्या होता है। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट, और इलेक्ट्रिक आता है मतलब विद्युत। इलेक्ट्रिक आता है तो विद्युत। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जब उन पर प्रकाश पड़ता है, उन पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलने लगते हैं। बात समझ में आया। और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर निकलने लगते हैं, और आप पढ़ोगे 6, 7, 8 में पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रभाव को, किस प्रभाव को, इस प्रभाव को यानी कि प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। प्रकाश पड़ने से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसी प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये देखोगे, ये है लिख दिया जाए इन 1887 में ये साहब थे एच हॉर्ट, इन्होंने खोजा था। 1887 एच हॉर्ट इन्होंने क्या किया था, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रभाव का अध्ययन किया था, या खोजा था, या पाया था। क्या पाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। होता क्या है, वही चीज है, when certain metals for example potassium, rubidium, cesium, etc. cesium etc. were exposed to a beam of light, ejected electrons, फॉर कह सकते हो इलेक्ट्रिक, TRIC इलेक्ट्रिक करंट, the phenomenon is called as photo electric effect. Photoelectric effect.
लिख लिए। एक और भी चीज अगर आगे बढ़ा जाए तो जैसे मेटल के विषय में, यानी धातु, मेटल यानी कि धातु, धातु में आपने पढ़ा होगा किसमें 9th क्लास में है ये धातु के विषय में, कि धातु में और सब कैरेक्टर होता है, उसकी चर्चा हम लोग को यहाँ नहीं करना है। एक कैरेक्टर की चर्चा करना है जिसको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी मेटल्स होते हैं सब में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है कि जैसे नाभिक है, क्या है? नाभिक है, नाभिक के बाहर कोष है, कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है एटम का। ठीक है, तो नाभिक के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सब पे बल लगाया जाता है। बात समझ में आया? जिसकी वजह से आकर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से एटम बना रहता है। बात समझ में आया? तो अब जो सबसे बाहरी वाले सेल पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे बाहरी वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर नाभिक के द्वारा जो लगाया गया बल होता है कम होने लगता है। बात समझ में आया? नाभिक के द्वारा जो लगाया गया आकर्षण वाला अट्रैक्शन फोर्स है वह कम होने लगता है, जिसके वजह से बहुत कम ही ऊर्जा में ये बाहरी कोष वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने कोष छोड़ देते हैं। बात समझ में आया? तो उन इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातु होते हैं, सब में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गए? इस धातुओं में सबसे बाहरी कोष में जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके नाभिक के द्वारा लगाया गया आकर्षण बल बहुत ही कम होता है, जिसके वजह से बहुत ही कम ऊर्जा पर ही वे अपने कोष छोड़ देते हैं। बात समझ में आया? उन इलेक्ट्रॉनों को, यानी दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? और इसी कारण, दैट इज द व्हाई, इसी कारण जितने भी मेटल्स होते हैं सब विद्युत के सुचालक होते हैं। जितने भी मेटल्स होते हैं सब विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब उसी की हम लोग चर्चा इसमें करें। कुछ विशेष तत्व, कुछ विशेष मेटल्स होते हैं जिनमें क्या लिखा गया है? व्हेन सर्टेन मेटल्स, कुछ विशेष मेटल एग्जांपल के रूप में पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है इत्यादि दिया हुआ है। इन तत्वों पे क्या होता है? इन पे हम एक्सपोज करते हैं, मतलब इन पे प्रकाश पड़ता है। किसका? बीम। बीम मतलब पुंज, बीम मतलब पुंज है। तो इन विशेष तत्वों पर जब हम प्रकाश की पुंज, बीम ऑफ लाइट लिखा है, यानी प्रकाश की पुंज को हम क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, डालते हैं। बात समझ में? प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है उसके बाद से? इजेक्ट मतलब बाहर निकलना, इजेक्ट मतलब बाहर निकलना। बात समझ में? तो उससे क्या होता है? इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी जब प्रकाश का पुंज उस पर पड़ता है, प्रकाश का क्या होता है? बीम ऑफ लाइट पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? उससे बाहर निकलते हैं, इजेक्ट हो जाते हैं। बात समझ में आया? लिखा गया है फॉर इलेक्ट्रिक करंट। और जानते ही हो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वही धारा बहाने में काम करते हैं। तो लिखा गया फेनोमेनन। फेनोमेनन मतलब होता है गुण। फेनोमेनन का मतलब गुण हो गया, कैरेक्टर हो गया। तो फेनोमेनन इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस प्रकार के जो गुण होता है उसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि इस बात से समझ में आ गया? यानी कुछ विशेष तत्व होते हैं, जैसे क्या हो गया? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। बात समझ में आया? ऐसे तत्वों में जब प्रकाश की पुंज पड़ती है तो उससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इसी प्रवाह को क्या कहता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये देखिए ऑपरेटर्स बनाया गया, ये वैक्यूम चेंबर है। क्या ये? वैक्यूम चेंबर है, यानी निर्वात है। निर्वात समझते हैं? वैक्यूम निर्वात समझते हैं, जहां कुछ भी ना हो उसी को वैक्यूम कहते हैं। यानी कि अगर मान लो हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे हमको दिखाई तो नहीं दे रहा है लेकिन हवा है, हवा तभी तक सांस लेते हैं। यदि हम यहाँ क्या करें? इसको पूरा पैक कर दे और इसमें से हवा निकाल दे तो वैक्यूम हो जाएगा, तो हम लोग उसमें जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हवा आई नहीं, ऑक्सीजन है नहीं, तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो किसी मान लो यहाँ क्या चेंबर है जिसमें से हवा वगैरह सब निकाल दिया गया, वैक्यूम हो गया, निर्वात हो गया है, यानी इसके बीच में कुछ भी नहीं है। वैक्यूम माने कुछ भी नहीं है। अब क्या हो गया? ये मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे ये दिखाया गया। भाई आप जान ही रहे हैं कि जो प्रकाश होता है ड्यूअल नेचर शो करता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो
ड्यूअल नेचर शो करता है, ये वेव की तरह से चलता है। तो ये वेव है और इस पे प्रकाश की बीम पड़ रही है। अब क्या होगा, ये मेटल है, इसे इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएंगे और यहाँ से इस पे ये कलेक्टर एक्टर्स कहोगे, यहाँ से इस पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बात समझ में आया। और यहाँ लगा हुआ एमीटर, एम्पियर मीटर, एमीटर यानी एम्पियर मीटर। तो जब इसमें क्या होगा, धारा बहेगी, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा तो धारा बहेगी, तो इसमें विक्षेप होगा, डेविएशन होगा, यानी ये शो करेगा कि विद्युत धारा बह रही है। अगर नहीं इसमें विक्षेपण हो रहा है तो उसमें विद्युत धारा नहीं बह रही है। तो इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब इसके संबंध में कुछ और चीजें हम लोग को लिखना है। तो आपको याद करना है कि किसने खोजा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसने खोजा था, कब खोजा था, क्या होता है। अब उसमें से 4 विकल्प में एक विकल्प दे दे कि शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, या दे दे तीनों, दे दे तीनों के बाद चौथा विकल्प दे दे ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो तीनों के तीनों हो सकते हैं और नहीं तो कोई एक हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। डोंट टच ईच अदर, ठीक है। इस फोटो अब ये देखो इसी पे लिखना है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये है रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। वह जो हर्ट्ज आपने जो प्रयोग किया था, हर्ट्ज आपने क्या किया था, प्रयोग किया था, उसी प्रयोग का रिजल्ट क्या था, परिणाम क्या था, क्या देखे थे, तो उसी को लिखना है। नंबर 1 है द ejected electrons from the metal surface as soon as the beam of light strikes the surface, ठीक है। लिखा गया इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द सरफेस, यानी कि ज्यो प्रकाश की पुंज उस मेटल पे पड़ती है। किस मेटल पे पड़ रही थी, पोटेशियम, बात समझ में आया। तो उस पे जैसे पड़ती है वैसे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उससे उत्सर्जित होने लगते हैं, उसपे कोई लेट नहीं होता। याद होगा तुमको सोलर पैनल लगा कर उसका उपयोग करते हैं ना, विद्युत धारा का उपयोग करते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश मतलब आना शुरू होता है वैसे वैसे जो इंडिकेटर होता है, जो सूचना देने वाला होता है, वो ब्लिंक करने लगता है। मतलब क्या हो गया, विद्युत धारा बहने लगी। और जैसे इस क्या हो गया, अंधेरा हुआ अपने आप बंद हो जाता है। तो इन्होंने हर्ट्ज ने क्या ये देखा कि जैसे उसपे इलेक्ट्रॉन का जो उत्सर्जन है, जैसे प्रकाश उसपे पड़ता है वैसे उत्सर्जन शुरू हो जाता है, मतलब उसमें कोई देरी नहीं होती है। नंबर 2 लिख लीजिए, ये हो गया द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is proportional to the intensity or अथवा brightness of light।
ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक हो गया। लिखा गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड प्रोपोर्शनल समानुपाती, प्रोपोर्शनल माने समानुपाती किसका, टू द इंटेंसिटी यानी तीव्रता, इंटेंसिटी में तीव्रता कह सकते हो, और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जितने लाइट तेज होगा, जितने लाइट क्या होगी अधिक तेज होगी, उतने इलेक्ट्रॉन उतना ही अधिक उत्सर्जित होंगे, इजेक्टेड होंगे। और जितना ही लाइट क्या होगी कम होगी, उतने इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित होंगे। इलेक्ट्रॉन कम उत्सर्जित होंगे तो विद्युत धारा कम बहेगा। भाई इलेक्ट्रिक प्रभाव है तो विद्युत कम बहेगा, और जब अधिक होंगे तो अधिक बहेगा। ठीक है। थर्ड लिखिए, for each metal there is a characteristics minimum frequency V0, also known as threshold frequency, below which photoelectric effect is not observed. The ejected electrons comes out with certain kinetic energy. Potassium, metallic, ठीक है। लिखा गया फॉर ईच मेटल, प्रत्येक धातु के लिए, प्रत्येक मेटल के लिए देयर इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स यानी विशेष मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, न्यूनतम आवृत्ति, न्यूनतम मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। उसको क्या कहते हैं, नोन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब कि उससे नीचे, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे अगर उस पे
लाइट का बीम यानी प्रकाश की पुंज पड़ती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक का इफेक्ट नहीं शो करेगा। लिखा गया है बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व। तो बात आई, अगर मान लो पूछे व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो कहेंगे तत्वों के लिए विशेष प्रकार का विशेष आवृत्ति जिसके नीचे होने पर उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय V0। क्या लिखा गया? V0 क्या लिखा गया है? तो ये इसको ये जो V0 है वह क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। बात समझ में आ गया? अब ये बताया गया कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे यहाँ देखो एक चीज और लिखा गया है, ये V ग्रेटर देन V0, यह किसके लिए? फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी वह हमेशा V0 से अधिक ही होनी चाहिए। उससे कम होने पर क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। इसी का मान लो विकल्प दे दे, एक तो विकल्प यही हो जाए कि V0, दूसरा विकल्प हो जाए V बराबर V0, तीसरा विकल्प हो जाए ऐसे V0 और ऐसे हो जाए, मान लो ऐसे कर दो ऐसे V0। बात समझ में आया? तो देखा कौन सी फ्रीक्वेंसी जो होगी वह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेगी। तो यही सीधा लिखा गया है कि जो V होना चाहिए वह V0 से अधिक होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए या इजेक्शन के लिए। बात समझ में आ गया? अब देखो, अब ये देता है जैसे बात आई कम्स आउट, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनके पास विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब ये देखो एक नया आ गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है गतिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब समझोगे किसी पिंड में गति के कारण, किसी कारण गति के कारण जो उसमें संचित ऊर्जा होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कहते हैं जैसे ये है तो रुका हुआ पोटेशियम ने छोड़ दिया तो नीचे ऊपर से नीचे आएगा। बात समझ में आया? या आकाश के बाद आता है लड़का धड़ाम से आवाज करती है। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से किसी पिंड में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसमें कुछ विशेष प्रकार के क्या होंगे? काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये देखो, अब अगला एक क्वेश्चन जैसे लिखा गया V0, ये क्या V0 क्या है? V0 क्या है? व्हाट इज V0? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लिखा गया V0 फॉर पोटेशियम मेटल। पोटेशियम मेटल के लिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। बात समझ में? अब दे देगा इसी का ऑप्शन के रूप में दे देगा कि किस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब उसका जो फ्रीक्वेंसी है दे दे, मान लो ये 4.9 है, 4 करने × 10⁻14, ये ध्यान देना इस फ्रीक्वेंसी पर। ये पोटेशियम मेटल के लिए है, ये 5 × 10⁻14 है। अगर इससे नीचे मान लो 4 × 10⁻14 हर्ट्ज है तो भी क्या होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। अब याद है इसी को कुछ और लाइट जैसे विजुअल लाइट पढ़े थे हम लोग, IR इंफ्रारेड पढ़े थे, माइक्रोवेव पढ़े थे, रेडियो वेव पढ़े थे। तो उसमें मान लो दे दे कि पोटेशियम का मेटल है। क्या है? पोटेशियम मेटल है जिसमें हम रेडियो वेव प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक फ्रीक्वेंसी है। पढ़े हो फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव पढ़े हो, माइक्रोवेव पढ़े हो। बात समझ में आया? विजुअल लाइट है तो सबका फ्रीक्वेंसी है, तो दे देंगे इसमें रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है। इस प्रकार किरणों का हम एक्सपोजर करते हैं। IR इंफ्रारेड है, अल्ट्रावायलेट है, प्रोवाइड करते हैं। तो क्या यह इसे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा कि नहीं? तो सीधा मतलब है नहीं होगा, क्योंकि हमको मतलब किससे है? मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक फ्रीक्वेंसी चाहिए फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। बात समझ में आया? तो तुम्हारी किताब में केवल इसी का दिया, पोटेशियम का दिया है क्या? थ्रेशोल्ड वैल्यू।
पोटेशियम मेटल के थ्रेशोल्ड वैल्यू दिया है, तो आपको याद करना पोटेशियम का थ्रेशोल्ड वैल्यू याद किए रहो, तो उससे संबंधित किसी का कम अगर है तो समझ जाओ उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। बात समझ में? इसी को घुमा हुआ का अलग अलग तरह से पूछ सकता है। लाइट वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी ये है, अच्छा वेवलेंथ दे देगा, वेवलेंथ दे देगा तभी तुम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। भाई पढ़े ना इसके पहले फार्मूला, तो वेवलेंथ दिया है, लैम्डा दिया है, तो भी निकाल सकते हो, तो लैम्डा भी दे सकता है, वो तुमको जानने के लिए कि क्या वो जान रहे हो कि नहीं। तो इस हिसाब से अगर तुमको याद है तो कैलकुलेट सही कर पाओगे कि होगा कि नहीं होगा। तो इसी इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। फिर कोई दिक्कत? Atomic spectra, atomic spectra, atomic spectra. The speed of light depends upon the nature, depend on light speed upon nature of the medium. Through which it passes. As a result, the beam of light is deviated or refracted from its original pathway. As it passes from one medium to another. ठीक है, अब इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ा सा हम लाइट के विषय में जानेंगे। लाइट यानी प्रकाश जानते हो कि क्या होगा? प्रकाश वह ऊर्जा है जो हमें चीजों को देखने में सहायता करती है। बात समझ में आया? उसकी उपस्थिति में हमको चीजें दिखाई देती है और नहीं तो दिखाई नहीं देती है। इसमें किसी कोई दिक्कत? ठीक है। एक और चीज देखो, प्रकाश क्या होता है? सीधी रेखा में चलती है, ये भी जानते हो। प्रकाश जब भी चलती है और सीधी रेखा में चलती है। और साथ साथ ये भी जानते हो कि जब प्रकाश किसी चिकने सतह पे टकराती है तो मार्ग से क्या होता है? परावर्तित हो जाती है। इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं।
लेकिन क्या होता है जब क्या हो, ये मान लो कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है, तो ये प्रकाश इस पे पड़ रहा है, तो प्रकाश क्या होगी, इसी से आर पार गुजर जाएगी, ठीक है। लेकिन इसका मार्ग थोड़ा सा बदल जाता है, जिस हिसाब से चलती है उस रास्ते से बदल जाती है, जैसे माध्यम जिस मीडियम में क्या गुजरती है। तो अभी आपने उसमें लिखा है कि उसका जैसे माध्यम में स्पीड बदल जाती है, तो बात समझ, जैसे माध्यम पे डिपेंड करता है। मान लो हवा है, हवा से पानी में जाएगा तो उसकी चाल कम हो जाएगी, बात समझ में आती है। इसीलिए तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है, बात समझ में क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इसे डेविएशन कहते हैं, विचलन। क्या कहते हैं, डेविएशन यानी विचलन कहते हैं। और इस घटना को अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन मार्ग से टकरा के वापस हो गई और उसी मार्ग में चल रही है, माध्यम का जो अपवर्तनांक बदल जाता है तो अपने मार्ग थोड़ा सा विचलित हो जाती है, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं, अपवर्तन। क्या कहते हैं, अपवर्तन। अपवर्तन परावर्तन समझ में आ गया। तो अब इन्हीं चीजों का यहाँ जिक्र है जो हम लोग को करना है। जैसे लिखा गया है, द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड, निर्भर करता है नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि जैसे जैसे माध्यम में प्रकाश गुजरती है उसकी चाल बदल जाती है। लिखा गया स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड ऑन मीडियम थ्रू विच इज पासेस, जिस मार्ग से वो गुजरती है, पासेस में गुजरना, जिस मार्ग से प्रकाश चलती है उस मार्ग के अनुसार उसकी स्पीड घटती बढ़ती है। बात समझ में आया। अब मान लो इससे संबंधित क्वेश्चन कि मान लो हवा में प्रकाश जा रही है और पानी में जा रही है, हवा में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल बदल जाएगा। पानी से मान लो कांच में जाए तो भी घट जाएगा, बात समझ जाए। हवा में प्रकाश की चाल दूसरी जाएगी, निर्वात में दूसरी या 3 मीटर प्रकाश का जो 8 हम करते हैं वह निर्वात में प्रकाश की चाल है। उसके बाद जैसे जैसे माध्यम का डेंसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे उसकी स्पीड भी घटती चली जाएगी। तो मान लो क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ लाइट इज वेरिएबल या नॉट वेरिएबल ड्यूरिंग पासेस द मीडियम, वेरियस मीडियम, जैसे भिन्न भिन्न माध्यम में जाएगा तो क्या कहे, जैसे जैसे माध्यम का अपवर्तनांक हुआ, डेंसिटी बदलती जाएगी, वैसे उसकी चाल भी बदलती जाएगी। बात समझ में आ गया। तो कह रहा पासेस, आज लिखा गया आगे ये रिजल्ट, जैसे जैसे अलग अलग माध्यमों में जाती है तो प्रकाश का चाल बदल जाती है, जिसके कारण द बीम ऑफ लाइट यानी प्रकाश की जो पुंज है इज डेविएटेड, विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है, विचलित, डेविएटेड में विचलित हो जाना। यानी इसकी अगर घटना कहें, जब प्रकाश क्या करता है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यानी रेयर टू डेंसर, तो जब जाती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। विचलन की घटना को डेविएशन कहते हैं, विचलन। फिर बात समझ में आ गया, या रिफ्रैक्टेड, अपवर्तित। बात समझ में आया। तो अपने मार्ग से तो विचलित हो जाती है तो अपवर्तित हो जाती है फ्रॉम द ओरिजिनल पाथवे, जैसे सीधे वो जाने वाले रास्ते उससे थोड़ा सा मार्ग में क्या हो जाए, विचलित हो जाती है। फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर। क्यों बदल जाती है, क्योंकि उसका चाल बदल जाता है। चाल बदल जाती है तो बाकी घटनाएं घटती है। तो ये आपने लिखा था। ठीक है, अब आगे लिखेंगे व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू ए प्रिज्म, द वेव with shorter, the way with shorter wavelength bends, मुड़ जाता है, bends more than
more than the one with a longer wavelength. When it pass April, a ray of white light is spread out into a series of colored bands called spectrum. क्या लिखा है? स्पेक्ट्रम। अगर देखा जाए उसका व्हाइट लाइट पास, सफेद क्या करते हैं, जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, उसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं। किससे गुजारते हैं? प्रिज्म से गुजारते हैं। तो वेव ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ बैंड मोर। अच्छा ठीक है, ये लिखा गया है शॉर्टर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ जिसका होगा उसका एनर्जी क्या होगी? अधिक होगी। याद होगा तुमको कि जिसकी क्या हो गया, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो क्या हो गया, तो जिसका वेवलेंथ क्या होता है, कम होता है, वह अधिक मुड़ती है, और जिसका वेवलेंथ अधिक होगा वो कम मुड़ेगा। बात समझ में आया? ऐसे ही अब देखो ये प्रिज्म है, ऐसे प्रिज्म चित्र किताब में दिया हुआ ऐसे तो जाता है, तो क्या होगा, ये ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे तो जाकर के ऐसे 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 ये मुड़ जाता है, 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बात समझ में आया? तो इसी को क्या क्या लिखा गया है, व्हेन पास प्रिज्म ए रे ऑफ व्हाइट लाइट, जब हम किसी प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारते हैं तो क्या होता है, इट स्प्रेड फैल जाता है आउट ए सीरीज ऑफ कलर्ड बैंड, यानी कि ढेर सारे 7 रंग जानी रहे हो, 7 रंगों की पट्टियों में विभाजित हो जाता है। उन्हीं को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं, वर्ड क्रम कहते हैं। बात समझ में आया? तो अब इसमें यह है कि जिसका वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा, कम होगा वो, अभी देखो यार लिखा गया है बैंड्स मोर, ठीक है। जिसका क्या होगा, छोटा वेवलेंथ होगा वो अधिक फैलेगा, और जिसका अधिक होगा वो कम फैलेगा। फैलेगा मतलब मुड़ने से है, फैलने का मतलब मुड़ने से है। ये ऐसी ज्यादा देखो यहाँ आ रहा है कि ये ज्यादा मुड़ा हुआ है, ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये कम मुड़ा है, ये वाला पोर्शन कम मुड़ा है। बात समझ में आया? तो जिसका वेवलेंथ, बात समझ में आ गया? तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और थोड़ा सा लिख लो, तो इसको मिटा ही देते हैं। याद होगा, फिर से पढ़ना ना विज्ञान, फिर से पढ़ना ना विज्ञान। वही फिलहाल वाले हुआ करता था हिंदी में। ऐसे लिखो, रेड कलर है लॉन्गेस्ट, रेड कलर है लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो least deviation,
least deviation. Violet light which had shorted wavelength is deviated the most. ठीक है, अब इसको मान लो मल्टीपल चॉइस में पूछे तो देगा ड्यूरिंग पासिंग व्हाइट लाइट ऑन प्रिज्म। बात समझ में आया? यानी कि हम सफेद प्रकाश को क्या करते हैं, प्रिज्म से गुजारते हैं तो अब दे देगा मैक्सिमम डेविएशन। मैक्सिमम डेविएशन किस वाले में है? सबसे अधिक बिजली किसमें है? वायलेट में है। आप मान लो ये दे दे लीस्ट सबसे कम किसका है, हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। बात समझ में आया? और ये देखो वायलेट और उसका ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये हर्ट्ज किसका मात्रक है, फ्रीक्वेंसी है। तो इसी के बीच में रहना है। और ये कौन से विजुअल लाइट का है, याद होगा तुमको कि कौन से विजुअल लाइट का फ्रीक्वेंसी है और तरंग उसी हिसाब से निकाल लोगे। और मान लो क्या फ्रीक्वेंसी दिया है तो तरंग निकाल सकते हो, या तरंग दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो कभी प्रश्न इसी के हिसाब से पूछ सकता है। इसी को मान लो हर्ट्ज में दिया है तो वेवलेंथ पूछ दे, लेंथ में दे दिया जाए। भाई इसको वेवलेंथ में दे दे तो विजुअल लाइट का या रेट का या उसका दिया रहेगा। तो अगर तुमको एक क्लियर याद है तो इसे चाहे हर्ट्ज में दिया हो, अच्छा उसको तरंग पूछ रहा हो, आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आया? अब इसी को एनर्जी क्रम में भी पूछ सकता है। बात समझ में आया कि डेविएशन किसके वजह से है, एनर्जी क्रम के अनुसार उल्टा होता है ना, ये जिसका तरंग कम उसकी एनर्जी अधिक। बात समझ में आया? तो उसी हिसाब से क्या होगा, उसका जो बंटवारे का क्रम है, जो वर्ण क्रम है, आसानी से तुम्हें इस पट्टी वाला जो कांच वाला इस पट्टी होता है ना, उससे भी ऐसे करके कभी देखियो तो रंगी रंगीन चीजें दिखाई देती है। बात समझ में आएगा? तो इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इसके रंगों का जो बढ़ने का जो क्रम है वह क्या है, फ्रीक्वेंसी के आधार पर होता है या तरंग के आधार पर होता है। बात समझ में आया? तो इस हिसाब से याद करना ये हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज लिखना है, अभी देखो लिख लो इसके आगे ऐसे, सच स्पेक्ट्रम is called continuous spectrum. ठीक है, क्यों कहते हैं BACUSE काज, क्यों कहते हैं? वायलेट मर्ज into blue आयोगिया ब्लू into green and so on।
ठीक हो गया। एक नया शब्द आ गया कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन स्पेक्ट्रम? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम तो हम लोग समझ गए, टॉपिक स्पेक्ट्रम पढ़े तरह समझ रहे हैं, समझ चुके हैं स्पेक्ट्रम। अब बात आया कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो लिखा गया है जो ये वाला स्पेक्ट्रम है जो 7 का जो बढ़ रहा है, पेन से गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है, तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम होता है उसको कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि वायलेट जो होता है मर्ज में मिल जाना, मर्ज में मिल जाना इनटू ब्लू, यानी कि जितने ये रंग है 7 रंग है, तो ये सब जो इधर तो देखो अलग अलग दिखाई देगा, लेकिन इधर ये दोनों आपस में मिल रहेंगे। बात समझ में आया? ये वाला फिर ये दोनों आपस में मिलेगा, ऐसे अलग अलग पट्टियां तो इधर दिखाई देंगी, लेकिन ये बीच में जो है वो एक दूसरे से मिले हुए लगते हैं, अलग नहीं दिखाई देते हैं। तो लिखा गया मर्ज मतलब मिल जाना, मर्ज मतलब मिल जाना इनटू ब्लू, यानी कि क्या हो गया वायलेट ब्लू से और ब्लू ग्रीन से इस तरह करते 7 रंग जाएंगे तो बीच में सब एक दूसरे से आपस में मिले रहते हैं, कोई अलग प्रकार की पट्टी दिखाई नहीं देती है। तो इसी के लिए इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, यानी कि सतत स्पेक्ट्रम। सतत कंटिन्यूअस में सतत, तो सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब इसका एक मतलब आ गया कि सतत स्पेक्ट्रम क्या है, तो सीधे से कहेंगे क्या होता है जब सफेद प्रकाश को एक बॉडी प्रकाश सफेद प्रकाश होता है तो पेड़ से गुजारते हैं तो 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, परंतु बीच के जो रंग होते हैं सब आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। बात समझ में आया? तो इस स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अगर आपको याद है तो ये क्या है? विजुअल लाइट है। ये क्या है? विजुअल लाइट। जो प्रकाश हमको दिखाई देते उसी को लोग गुजार रहे हैं प्रिज्म से, तो ये विजुअल लाइट है। यानी कह सकते हैं कि विजुअल लाइट को जब हम क्या करते हैं प्रिज्म से गुजारते हैं तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। बात समझ में आया? क्या हो गया? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। और फिर है इमिशन। इमिशन इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्पेक्ट्रा ठीक है। इमिशन मैंने उत्सर्जन, इमिशन मैंने उत्सर्जन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मैंने अवशोषण। बात समझ में आया? तो अब इसमें क्या है? इमिशन यानी कि जब किस पे क्या होता है प्रकाश की किरण मान लो किसी पर पड़ती है तो अगर वो क्या करेगी एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब करेगी तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, और एब्जॉर्बन के बाद क्या होगा वो उससे उत्सर्जित हो रही कुछ ऊर्जा निकल रही है तो उसको कहेंगे इमिशन, उत्सर्जन। बात समझ में आया? तो कहीं भी ऊर्जा अगर निकलती है तो उसके पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा तभी ऊर्जा निकलेगी। कहीं मान लो ऊर्जा है किसी बिंदु पे पड़ रही है तो क्या होगा? पहले वो एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है कि उसपे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी, और बढ़ने के फलस्वरूप धीरे क्या होगी? ऊर्जा निकलेगी। तो कहीं भी ऊर्जा निकलने का मतलब पहले एब्जॉर्प्शन, पहले ऊर्जा आएगी, ऊर्जा एक निश्चित लिमिट से अधिक होगी तभी ना उत्सर्जन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उसी के संबंध में इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इसमें लिख लो द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन emitted by a substance that has
that has absorbed energy is called as an emission spectrum. Atoms, molecules are ions that have absorbed radiation are said to be excited. Said to be excited. बात समझ आ रहा है? देखो क्या लिखा गया है, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन, विकिरण का स्पेक्ट्रम, ये लिखा गया है। स्पेक्ट्रम मैंने समझ रहे हो, और रेडिएशन मैंने विकिरण, रेडिएशन मैंने विकिरण इमिटेड बाय अ सबस्टेंस, किसी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। आगे दैट एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम। इसको और थोड़ा समझने की कोशिश किया जाए, जैसे क्या हो गया कि कोई मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल यानी अणु है, कोई मॉलिक्यूल यानी अणु है, तो क्या करेगा, अब इसमें थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। जैसे पढ़े होंगे, पदार्थ है, गर्म किए, ऊर्जा दिए, गर्म किए, ऊर्जा दिए, तो क्या करता है, इसके अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ये सॉलिड अवस्था से लिक्विड अवस्था में पहुंचा, लिक्विड अवस्था से क्या हुआ, गैस अवस्था में पहुंचा, ठीक है। उसके बाद फिर आप ऊर्जा देते रह रहे हैं, ऊर्जा लगातार दे रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी अणुओं की गति ऊर्जा इतनी बढ़ेगी, जैसे मान लो हाइड्रोजन H2 है, तो ये टूट जाएगा, ये H में टूट जाएगा। बात समझ में आया? तो यहाँ देखो क्या लिखा गया है, तो जो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, जो ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, तो क्या होता है, उसको एक्साइटेड, ऊर्जा अधिक हो जाती है, और फिर क्या करेगा भाई, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो देखो यहाँ लिखा है एब्जॉर्ब एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रम, यानी कोई पदार्थ क्या करता है, ऊर्जा को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद क्या करता है, उससे उत्सर्जन करता है, तो क्या उसको कहते हैं, इमिशन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया? आगे लिखा गया है एटम मॉलिक्यूल्स आर आयन, माने एटम हो और हो या आयंस हो, दैट हैव एब्जॉर्ब रेडिएशन एनर्जी टू सेट एक्साइटेड, क्या करते हैं, उसको उत्तेजित अवस्था में करते हैं। जब ऊर्जा ग्रहण कर लिया, तो जब तक ऊर्जा उससे निकलेगा नहीं, तब तक क्या करेंगे, उसको एक्साइटेड करेंगे, और जब तक एक्साइटेड कंडीशन में है, तब तक क्या होगा, स्पेक्ट्रम में उससे निकलेगी, और जब तक क्या होगा, पूरा ऊर्जा उसका निकल जाएगा, तो उससे स्पेक्ट्रम नहीं निकलेगी। बात समझ में आया? तो ये लिखा गया है, शुद्ध में क्या है, लिखा गया है एक्साइटेड, बस और लिखो, ये लिखो, ऐसे लिख लो, टू प्रोड्यूस उत्पन्न करने के लिए एन इमिशन, to produce an emission spectrum energy is
सप्लाई टू ए sample by heating it or irradiating it, and the wavelength of the radiation emitted as the sample gives of the absorbed energy. The study of emission or absorption spectra is referred to as spectroscopy. लिख लिए, देखो सिंपल सा लिखा गया है तो प्रोड्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि इमिशन का स्पेक्ट्रम उत्पन्न करने के लिए क्या लिखा गया है, एनर्जी सप्लाई। आसान क्या करते हैं, ऊर्जा हम लोग देते हैं, सप्लाई करते हैं। कहीं भी कोई भी काम बिना ऊर्जा का संभव नहीं है। तो कहीं भी कोई ब्रह्मांड में कहीं काम कुछ हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। और जब तक ऊर्जा का स्थानांतरण है तब तक उसका पर्टिकुलर अस्तित्व है। जब उसका स्थानांतरण खत्म तो काम करना बंद करने का बिकम टू डेड। तो लिखा गया सप्लाई सैंपल बाय हीटिंग, उसको गर्म करके क्या करता है, ऊर्जा देते हैं। इरिडिकेटिंग, बात समझ में आया, गर्म करके उसको ऊर्जा देते हैं, बीकेट से मतलब है। एंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड एज सैंपल गिव अप टू एब्जॉर्ब एनर्जी, जैसा ऊर्जा वो प्राप्त करता है, जैसा वो ऊर्जा प्राप्त करता है। इसको समझने के लिए, इसको समझने के लिए क्या भी देखो, जो फिलामेंट वाला बल्ब था, अभी समय वाला बल्ब नहीं, जो एलईडी वाला बल्ब नहीं, जो ऐसे टंगस्टन वाला जो बल्ब ऐसे था, ऐसे ऐसे, बात समझ में आया। अब इसमें क्या करते हैं, जब वोल्टेज कम आता है, बहुत कम वोल्टेज, एकदम समझो एकदम कम वोल्टेज है, एकदम बिल्कुल ये रेड रेड दिखाई देता है, बात समझ में आया, गर्म हो गया। फिर उसके बाद थोड़ा सा और मान लो 10 से वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ा, 10 वोल्ट बढ़ा, तो ये इसका जो कलर है और जो पहले रेड था वो पीला होने लगता है, बात समझ में आया। और वोल्टेज बढ़ा, और वोल्टेज बढ़ा तो क्या हो गया, और उसका कलर ब्राइट होने लगता है। जब एकदम मान लो 220 वोल्ट से 220 वोल्ट या 220 वोल्ट हो गया तो पूरा एकदम ये व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है। 220 से थोड़ा सा और अधिक हो जाए, 2-4 वोल्ट अधिक हो जाए, 225 हो जाए तो देखो बिल्कुल लगेगा बिल्कुल सफेद, अब फ्यूज होगी तब फ्यूज हुआ। तो डिपेंड करता है क्या, जैसे इसको ऊर्जा निकली है, भाई लाल पीला, पीला दिखाई दे रहा है, हरा दिखाई दे रहा है, हरा तो नहीं कर सकते,
उसको मान लो पहले लाल दिखाई देता है, फिर पीला दिखाई देता है, फिर और सफेद होने लगता है। तो ये दिखाई देने का मतलब उसमें तरंगदैर्ध्य अलग अलग है। दिखाई देने अलग अलग कलर दिखाई देने का मतलब उसमें वेवलेंथ अलग अलग है, और ये वेवलेंथ अलग अलग है का मतलब उसमें क्या होगा, उसकी एनर्जी अलग अलग है, उसका जो हीट है वह अलग अलग है। तो वही दिखा गया, इस पे लिखा गया है एब्जॉर्ब एनर्जी, जैसे जैसे ऊर्जा वो जितना अवशोषित करता है उसी हिसाब से उस रंग का इमिटेशन यानी स्पेक्ट्रम इमिट होता है, उत्सर्जित होता है। भाई सूर्य का ताप कैसे नापते हैं, पढ़े ना सूर्य का ताप, तो वहां से कैसे मापते हैं, यहीं से माप लेते हैं। तो उसके कलर को देख करके और टेम्परेचर को और माप लेते हैं कि उसका टेम्परेचर कितना होगा। बात समझ में आया? बल्ब एकदम कम दिखाई दे रहा है, हीटर देखते हो तो हीटर में हीटर यूज करते हो ना, तो वो भी हीटर खत्म हो गया, अब तो इंडक्शन वाला आ गया, तो उसमें भी कलर जैसे वोल्टेज कम रहेगा तो लाल लाल दिखाई देगा, एकदम अधिक वोल्टेज है तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा। तो वही दिया है कि जो इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, वह डिपेंड करता है उसके एनर्जी एब्जॉर्ब पर। बात समझ में, और एब्जॉर्ब एनर्जी जैसे जैसे गर्म होगा उसी हिसाब से उसमें क्या होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। और एक तो बात आ गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी स्पेक्ट्रो मैंने समझ रहे हो, स्कोप मैंने दिखाने वाला, स्कोप मैंने किसी ने बना टेलीस्कोप बाइस्कोप जो भी देखते होगे स्कोप, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी तो इमिशन का यानी जो स्पेक्ट्रम है उसका अध्ययन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम लोग करते हैं। रेकॉर्ड लिखा गया है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से हम पदार्थों का स्पेक्ट्रम होता है उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। बात समझ में आया? हमको लगता है थोड़ा सवाल देख लो फिर और देखते हैं। आगे लिख लो, द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम इन द गैस फेज on the आना है देखना, on the other hand do not show a continuous spread of wavelength from red to violet, rather they emit light only a specific wavelength. With dark space between them. Dark space between them called line spectra अथवा एटॉमिक स्पेक्ट्रम।
लिख लिए, थोड़ा समझना, बड़ा उबाऊ वाला काम है। द इमिशन स्पेक्ट्रा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या हो गया, आप एटम, कहा एक परमाणु का कब गैस अवस्था में, बात समझ में आया, किसी गैस अवस्था में जो परमाणु का स्पेक्ट्रा देखेंगे, अदर हैंड लिखा गया, दूसरे शब्द में कह सकते हैं डू नॉट शो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। बात समझ में आया। अब बात आया, हम लोग पढ़े थे, इसके पहले पढ़े थे कि कंटिन्यूअस इस क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़े थे, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़े थे, जो विजुअल लाइट का जो क्या था स्पेक्ट्रम था, वो क्या हमको प्राप्त हुआ था, कंटिन्यूअस हो गया था। लेकिन क्या होता है, जब किसी परमाणु का गैसीय अवस्था में हम क्या करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो डू नॉट शो, वह क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो कंटिन्यूअस नहीं होता तो होता क्या है, कंटिन्यूअस मतलब समझ रहे हो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में भी चर्चा हुई थी, तो नहीं करता है, कहा फ्रॉम रेड टू वायलेट, यानी कि लाल से वायलेट, रेड कलर से वायलेट कलर तक वो कंटिन्यूअस नहीं होता है। किसका, परमाणु का, गैसीय अवस्था में जो परमाणु होता है उसका जब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, फ्रॉम रेड टू वायलेट, ठीक है, रादर देन इमिटिंग लाइट स्पेसिफिक वेवलेंथ। यहाँ देखो उनके बीच बीच में क्या होता है, डार्क स्पेस पाया जाता है, जो रंगीन रंगीन जो पट्टियां पाई जाती है उसके बीच बीच में क्या होता है, काले काले स्पेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी ऐसे को क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा या एटम स्पेक्ट्रा कहते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। बात समझ में आया। यानी कि हम लोग दो प्रकार के स्पेक्ट्रम पढ़े, एक तो पढ़े कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम पढ़े, वो कंटिन्यूअस रहता है फ्रॉम रेड टू वायलेट, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है, सब आपस में इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन क्या होगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है, जब हम उसका स्पेक्ट्रा स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसके बीच बीच में कलर बैंड के बीच में डार्क पट्टियां पाई जाती हैं। तो डार्क पट्टियां पाई जाने की वजह से वह कंटिन्यूअस नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं या एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, अभी हम लाइन स्पेक्ट्रम पढ़े। लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, पढ़े थे, क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, बीच बीच में जो कलर स्पेक्ट्रम रहते हैं उसके बीच बीच में ब्लैक बैंड यानी पट्टियां पाई जाती हैं। तो इस वाले में क्या कहता है, लाइन स्पेक्ट्रम या क्या पढ़े थे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम। बात समझ में आया। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, जान ही रहे हो, तो फिर इसमें थोड़ा सा लिखते चलो, व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज is passed through gaseous hydrogen, the hydrogen molecule dissociate and the energetically excited hydrogen atom produce emit electromagnetic radiation
magnetic radiation of discrete frequency CIES convolution frequencies the hydrogen spectrum consists of several series of lines named after discoverer. लिख दिए, बात देख लो, लिखा गया है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज उत्पन्न कराते हैं कहा इज पास्ड थ्रू ए गैसियस, कहा गैसियस यानी गैस अवस्था में क्या है हाइड्रोजन, यानी जब गैस अवस्था में हाइड्रोजन लिया गया है उस पर क्या किया गया इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया गया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मतलब विद्युत ऊर्जा उसको दिया गया। बात समझ गया? तो कहीं वही फिर जो चर्चा हुई थी जैसे इसके पहले हम चर्चा किए थे, क्या करते हैं जब हम किसी परमाणु को क्या करते हैं गर्म करते हैं यानी ऊर्जा उसको देते हैं, गर्म करते हैं तो उसकी ऊर्जा देते हैं, यानी कि क्या हुआ कि जो ऊर्जा था जो ऊर्जा मिला उसको तो उसकी ऊर्जा एब्जॉर्ब किया तो उससे क्या होगा वो एक्साइटेड होगा, उत्तेजित हो जाता है। बात समझ में आया? यानी कि ठोस है गर्म किया द्रव, गर्म किया गैस, बात समझ में आया? अब गैस है तो गैस किस रूप में होते हैं आप पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स यानी अणु के रूप में रहते हैं, जो भी अणु है गैस है वो अणु के रूप में रहते हैं। फिर इसको और ऊर्जा दिया तो इसकी जो परमाणु की जो गतिज ऊर्जा थी वह बढ़ने लगती है, बढ़ने के साथ इतना बढ़ती है कि जो ये दोनों आपस में जो जुड़ी थी, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है तो हाइड्रोजन H2 लिखा जाता है, ऐसे लिखा था हाइड्रोजन लिखते हैं H2, यानी हाइड्रोजन के एक अणु में दो परमाणु ये आपस में आकर्षण बल के द्वारा बंधे हुए हैं, दोनों परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। बात समझ में आया? अब क्या हो गया इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ी कि ये जो बॉन्ड है वो टूट गया, ये भी हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन अलग हो गया। बात समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया तो यही लिखा गया है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जब ऊर्जा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया गया ऊर्जा मिला तो उससे मिला तो क्या हुआ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो डिसोसिएट टूटना तो डिसोसिएट हो गए, टूट गए। बात समझ में? और टूटने के साथ क्या हुआ द एनर्जेटिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस, यानी कि ऊर्जा युक्त जब टूटे तो क्या बना ऊर्जा युक्त उत्तेजित हाइड्रोजन एटम बने, प्रोड्यूस उत्पन्न हुए। ठीक है, अब जब ऊर्जा है तो ऊर्जा हो तो क्या होगा इमिट वह क्या करेगा जो एक्साइटेड हाइड्रोजन परमाणु है वह ऊर्जा का क्या करेगा उत्सर्जन करेगा, जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो क्या मिलेगा तो वो स्पेक्ट्रम मिलेगा, क्या मिलेगा स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो वही लिखा गया इमिट उत्सर्जित करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन करता है आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट पर अलग अलग फ्रीक्वेंसियों की अलग अलग आवृत्तियों के जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसा क्या करता है विकिरण उत्सर्जित करता है। कौन उत्सर्जित करता है हाइड्रोजन एटम। कब जब ऊर्जा उसको मिली, तब ऊर्जा मिली तो क्या हो गया हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था अणु था वह टूट गया हाइड्रोजन एटम में। हाइड्रोजन एटम भी क्या था एक्साइटेड था,
एक्साइटेड था तो क्या हुआ, ऊर्जा का उत्सर्जन करने लगा। और ऊर्जा का उत्सर्जन कैसे, अलग अलग फ्रीक्वेंसियों का, अलग अलग आवृत्तियों का क्या करने लगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विकिरित करने लगा। और आपने पढ़ा था इसी को तो क्या लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी का क्या करेंगे उसको लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि आपने चर्चा किया ये कंटिन्यूअस नहीं होता, बीच में डार्क पट्टियां पाई जाती है। तो द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट, यानी कि हाइड्रोजन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। क्या है ये, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है। एटॉमिक स्पेक्ट्रम का दूसरा नाम लाइन स्पेक्ट्रम है। लाइन स्पेक्ट्रम को क्या कहते हैं, जिसको कंटिन्यूअस कहते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यू नहीं होता है। बात समझ आया। तो जो हाइड्रोजन एटम है वह कंसिस्ट यानी धारण करता है, क्या करता है, सेवरल सीरीज ऑफ लाइन, उससे ढेर सारे प्रकार की सीरीज यानी श्रेणी प्राप्त होती है। किसकी, रेखाओं की। बात समझ में, उन रेखाओं का जो नाम है, उन स्पेक्ट्रमों का जो नाम है वह उनके खोजकर्ता के यानी डिस्कवरर जो खोजकर्ता थे उन्हीं के नाम के हिसाब से रख दिया। लाइमर सीरीज है, बामर सीरीज है, फंड सीरीज है, फुंड सीरीज है, तमाम प्रकार के पार्सर है। तो इस प्रकार के सीरीज है, तो उनके जो खोज करता थे उसी के नाम पे उसको रख दिया गया। तो जिसकी हम लोग चर्चा आगे करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गया। तो जो प्राप्त हुआ हाइड्रोजन से स्पेक्ट्रम जो सीरीज प्राप्त हुआ वो उनके खोजकर्ता के नाम के हिसाब से उसको अलग अलग नाम रख दिया गया। अब उन्हीं के विषय में देखा जाए कौन किसका क्या नाम रखा गया। बामर, BALMER, बामर। सोन, इन 1885 1885 में ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट on the basis of experiment, observations that if spectral line are expressed in term of wave number, then the visible line of the hydrogen spectrum obey the following formula. Where N is an integer equal to or greater than here 3, that is
n बराबर हो जाएगा दैट इज n बराबर 3 4 5 ऐसे कुछ भी हो सकता है। The series of line described by this formula are called the Balmer series. ठीक है, देखो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, बामर सोल। बामर ने क्या किया था, प्रदर्शित किया था, सुबह प्रदर्शित करना 1885 में क्या किया था, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, अपने प्रयोग और उसपे जो प्राप्त जो दिखाई दिया था, यानी कि उस पे प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन मैंने प्रेक्षण, बात समझ में आया। तो उस पर आधारित उन्होंने क्या किया था, दैट इफ स्पेक्ट्रल लाइन आर एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेव नंबर, यदि हम जो स्पेक्ट्रल लाइन है उसको क्या करते हैं, वेव नंबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। वेव नंबर सबको पता है, वेव नंबर याद सबको, वेव नंबर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। देन द विजुअल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ओबे दिस फार्मूला, तो जो हाइड्रोजन इस एटम का जो स्पेक्ट्रम है वह क्या करता है, इस फार्मूला का पालन करता है। बात समझ में, ये क्या है, वेव नंबर है, वेव नंबर है, और ये 1,09,677 और ये क्या हो गया 1/2 का स्क्वायर है माइनस ये सेंटीमीटर पर -1 है, ठीक है। अब ये देखो वेयर एन इज द इंटीग्रल इक्वल, ये नंबर पूर्णांक है, पूर्णांक है, जहां का लिखा है ग्रेटर देन या इक्वल, ये 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे, क्लियर हो जाएगा आपकी बात समझ में आया। लिखा गया द सीरीज लाइन डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला आर कॉल्ड बामर सीरीज, जो क्या लिखा गया, द सीरीज ऑफ लाइन डिस्क्राइब्ड बाय दिस फार्मूला, जो सीरीज प्राप्त जिस फार्मूले के द्वारा क्या करते हैं, वर्णन किया जाता है, उसको क्या बामर सीरीज कहते हैं, क्या कहते हैं, बामर सीरीज कहते हैं। अभी और देखो क्लियर होगा ये। ऐसे लिखो, द बामर सीरीज, द बामर सीरीज ऑफ लाइन, बामर सीरीज ऑफ लाइन्स आर द ओनली लाइन इन द hydrogen spectrum which appear in the visible region of the इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से यहाँ हमारा सीरीज पास इसको देखना 1 2 3 4 ये तो सीरीज हो जाएगा। इधर N1 है, इधर N2 है और स्पेक्ट्रल रीजन पहला है लाइमन है। इसके लिए n का मान 1 होगा, इसके लिए n का मान 2 3 आगे कुछ भी हो सकता है। ये अल्ट्रा वायलेट है, अल्ट्रा वायलेट लाइमन पामर BALAMER पामर। इसके लिए अगर देखोगे तो N1 हो जाएगा 2 और N2 है 3 4 5 ऐसे। तो ये है विजिबल PAS वास्कम। ये है, इसके लिए 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 ऐसे। ये इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड ब्रॉकेट इसके लिए ये N1 का मान 4 है और ये 5 6 और हो सकता है। ये भी इंफ्रारेड है। खुंड इसके लिए 5 हो जाएगा और ये 6 7 ऐसे और इंफ्रारेड। लिख लिए, ये वाला टेबल बना है, लिखा गया पामर सीरीज ऑफ द लाइंस ऑफ द वॉली लाइन ऑफ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर टू विजिबल रीजन। ठीक है, ये देखो, ये याद करने वाली बात है, विजिबल रीजन। तो मान लो सीरीज है, तुम्हारे मल्टीपल चॉइस पूछेगा इस सीरीज में कौन सा ऐसा सीरीज है जिसमें विजिबल लाइट होती है, कौन सा ऐसा सीरीज है जिसमें क्या है विजिबल लाइट है। तब देखो कौन सा केवल ये पामर वाला है, पावर वाला ही विजिबल होगा, बाकी विजिबल नहीं होगा। ये पूछ सकता है कौन सा इंफ्रारेड रीजन को प्रदर्शित करता है। जो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो सीरीज है उसमें कौन से है जो क्या कर सकता है, इंफ्रारेड रीजन को प्रदर्शित करता है। क्या है, पास्कल है, ब्रॉकेट है और फंड है, पी साइलेंट है। तो ये तीनों है। अब विकल्प के रूप में पहला वाला दे देगा पास्कल, दूसरा ये दे ब्रॉकेट दे दे, दूसरा फंड दे दे, 1 2 3 और चौथा दे दे आला देव, चौथा दे देगा आला देव। आला देव वाला सही है, बात समझ में आया। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे, और अभी इसके पहले जो लिखे थे, क्या लिखे थे, ये लिखे थे ना, ये हम क्या करते हैं, वेव नंबर, ये जब क्या करते हैं वेव नंबर से लिखते हैं। तो यही लिखे थोड़ा फार्मूला आया था, 1,09,677 ऐसे ब्रैकेट लगा दे, ऐसे लिखो N1 स्क्वायर माइनस 1 N2 का स्क्वायर। ठीक है, ये जो आएगा सेंटीमीटर में -1। तो देखना इस चीज को, बात समझ में आया, थोड़ा देखना। अभी अगले लिख लो, अगले नोट करके लिख लो। तो वही क्या था, वेव नंबर। यदि हम वेव नंबर के टर्म में लिखते हैं तो वेव नंबर हो गया 1,09,677।
ब्रैकेट में 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रेट वर्ग, ये देखो GBN, ये जो 1,09,677 है खोजा था रेट वर्ग ने, किने खोजा था रेट ने, तो इसीलिए इसको रेट वर्ग कांस्टेंट निकालेंगे। रेट वर्ग कांस्टेंट कहीं R लिखा है कहीं R लिखा रहेगा तो उसी को कहते हैं रेट वर्ग। इसका किताब पढ़ोगे तो इसकी जगह R लिख देगा। बात समझ में आया? तो R क्या हो जाएगा? रेट वर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1,09,677, इसकी वैल्यू 1,09,677 है। बात समझ में आया? अब आगे देखो यहाँ पे n1 और n2 है। अब बताया गया यहाँ देखो क्या है, अगर लाइमन सीरीज है, कौन सीरीज है? लाइमन सीरीज है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमको? n1 के लिए 1 रखना पड़ेगा। थोड़ा दिमाग में देखना, जब भी आए लाइमन सीरीज आए तो n1 के लिए क्या रखना पड़ेगा? 1, और n2 के लिए 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आया? जैसा दिया रहेगा, जैसा परीक्षा में क्वेश्चन दिया रहेगा आंसर में होगा। अभी जब पढ़ लोगे जिसके बाद हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, अगले दिन करेंगे। अभी एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ेगा तो देगा एनर्जी कौन सा सीरीज तुमको प्राप्त होगा, या ये प्राप्त हो रहा तो उसमें किससे किससे जा रहा है, किसमें से इलेक्ट्रॉन गया, कूदा या नीचे आया, तो वो चीज आएगी एनर्जी कैलकुलेशन वाला। तो अगले दिन हम लोग करेंगे वो। तो क्या होगा, अगर लाइमन सीरीज है तो n1 के लिए 1 रख लेंगे और n2 के लिए ऐसे 2, 3, 4 हो सकता है। बात समझ में आया? इस तरह बामर सीरीज है तो n1 के लिए अपने आप 2 रख देंगे और n2 के लिए 3, 4 पर 1 प्लस कर देना है। जो n1 में है उससे +1 हो जाएगा तो हो जाएगा। बात समझ देख रहे हो? उसमें पहले n1 के लिए 2 है तो 3, 4 है, और पास्कल के लिए 3 है तो 4, 5 है, ब्रैकेट के लिए क्या है? 4 है तो 5, 6 है तो +1 करके कर दे तो हो जाएगा। बात समझ में आया? तो लाइमर है चाहे बामर है, पास्कल है चाहे ब्रैकेट है, और फंड हो गया, तो इस हिसाब से क्या करेंगे, आप n1 और n2 की वैल्यू रखेंगे। n1 और n2 की क्या करेंगे? वैल्यू रखेंगे, तब तुम्हें वो चीजें आएगी। एनर्जी कितना होगा तो वो चीजें आएगी, तो इतना याद करके आना, क्योंकि खाली स्पेक्ट्रम पढ़े दिमाग का दही हो गया होगा। एक तो ऐसे बात समझ में आया तो इतना याद करके